हेलो दोस्तों, एजुकेशन टू इन में आपका स्वागत है। आज हमारा RVLP टेक्नीशियन 2018 जो कि 30/8/2018 के सेकेंड शिफ्ट का ओरिजिनल सेट है, इसे हल करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट टीम के सरहाज यूनाइटेड अरब अमीरात में 2 विकेट से किसी देश को हराकर वर्ष 2018 में नेत्रहीन क्रिकेट वर्ल्ड कप के 5वें संस्करण में जीत हासिल की है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो पाकिस्तान होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुग्धा और मयूरी एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। हालांकि मयूरी अकेले काम करती है और कार्य का 2/5 भाग पूरा करने के बाद इसे छोड़ देती है। फिर मुग्धा कार्य करना शुरू करती है और शेष कार्य को अकेले पूरा करती है। नतीजन दोनों कार्य को 39 दिन में पूरा करती है। मयूरी ने मुग्धा की तुलना में तेज़ी से कार्य किया, तो मुग्धा को अकेले इस कार्य को करने में कितने दिन का समय लगेगा, हमसे यह पूछा है। तो इसे हम हल करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो कह रहा है मयूरी और मुग्धा जो है वह मयूरी की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से कार्य करती है। तो हम यहाँ लिखते हैं यम और जी, यह मुग्धा के लिए लिखते हैं, और एम और आर लिखते हैं मयूरी के लिए। इन्होंने 18 दिन में कार्य पूरा कर लिया। तो हम 18 का और यहाँ जो 2/5 भाग दिखाई दे रहा है, इसका हम लेंगे एलसीएम, यानी ऐसा गुणनखंड जो 2/5 से और 18 से पूर्ण रूप से कट जाए। तो इसका हम 5 गुना ले लेंगे, तो हो जाएगा 90। तो कह रहा है कि यहाँ से पढ़िए, मयूरी मुग्धा की तुलना में तेज़ी से कार्य करती है। तो मयूरी के लिए हम यहाँ से देखिए 5 भाग है, 18 का यह 5वां भाग है 9। अगर हम इसका गुणनखंड करें तो एक करेंगे 1 और 1 4, दोनों का योग 5 होगा। तो हम इसे 1 से और इसे 4 से, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है मयूरी मुग्धा की तुलना में तेज़ी से कार्य करता है, इसलिए हम मयूरी के लिए मुग्धा की तुलना में ज़्यादा समय लगते हैं। तो इसका 2/5 भाग हो जाएगा 36, और जो शेष है 3/5 भाग हो जाएगा 54। तो हमसे इससे कार्य करवाएंगे 1 से, तो यह 36 हो जाएगा, और 4 से 36 को कराएंगे तो 9 हो जाएगा, और यह 54 हो जाएगा। लेकिन कह रहा है टोटल कार्य जो हुआ वो 39 दिन में हुआ, तो यह गुणनखंड नहीं होगा। तो हम 5 का दूसरा गुणनखंड लेंगे, मतलब दूसरा रूप लेंगे, तो 2/3, 2 और 3 होगा। यह भी दोनों मिलकर 5 ही दिन में करेंगे। हम मयूरी को इसलिए ज़्यादा लिख रहे हैं क्योंकि हम मयूरी कह रहा है मुग्धा की तुलना में तेज़ी से कार्य कर रहा है। तो मयूरी 3 काम कर रहा है और यह 36 दिन करेगा 3 से, तो 12 दिन लगेंगे। और यह 2 से कर रहा है 54 को, तो लगेंगे 27 दिन, और इसका योग करेंगे 12 और 27 का, तो हो जाएगा 39। और यहाँ कह भी रहा है कि दोनों मिलकर जो कार्य किए पूरे 39 दिन लग रहे हैं। तो हमें पता चल गया मुग्धा और मयूरी की एफिशिएंसी यानी क्षमता। तो हम क्षमता में पता चल गया, और हमें पूछ रहा है कि इस कार्य को मुग्धा करेगी तो कितने दिन लगेंगे। तो टोटल कार्य है 90 और मुग्धा करेगी 2 से, इसे काटेंगे तो आ जाएगा 45 दिन। यानी मुग्धा जो कार्य करेगी वह 45 दिन में पूरा कार्य कर सकती है। आप इस प्रश्न को एक बार फिर से देखेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। और एक और तरीका उससे करेंगे तो काफ़ी लंबा जाएगा, यह तरीका अपनाएंगे तो कम समय में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए कथन को पढ़ें और तय करें कि कथन में दी गई सूचना के आधार पर कौन सी
प्रस्तावित कार्यवाही तर्कसंगत के रूप में पालन करती है। यहाँ कथन है कि यद्यपि पाठ्यक्रम समय समय पर संशोधित किया जाता है तथापि पाठ्य पुस्तकें पुरानी हैं। पहली कार्रवाई होगी, कक्षा में व्याख्यान के लिए औद्योगिक विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाना चाहिए। जब संशोधित करेंगे तो विशेषज्ञ को आमंत्रित किया जाना चाहिए, यह तो पहला कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है उद्योग में मौजूदा प्रचलन अद्यतन करने के लिए औद्योगिक यात्राओं का आयोजन किया जाना चाहिए। औद्योगिक मतलब नया करने की, नया से सीखने की जो प्रवृत्ति होती है वो औद्योगिक यात्रा के लिए आयोजन किया जाना चाहिए। तो यह भी कार्यवाही होगा, यानी पहली कार्यवाही और दूसरी कार्यवाही दोनों होंगी। तो इसका सही जवाब जो होगा पहला जो है 1 और 2 दोनों पालन करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी 100 वाट के बल्ब को प्रतिदिन 5 घंटे उपयोग किया जाता है, 3 दिन में बल्ब द्वारा कितनी ऊर्जा खपत होगी, यह हमसे पूछा गया। तो हम जो निकालेंगे यह मतलब कितनी ऊर्जा खपत हुई, तो होता है 100 गुणे 5 गुणे 3 बटे 1000। 1000 से भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा उसने कितनी यूनिट बिजली की खपत की है। तो यह दोनों जीरो नीचे से दोनों जीरो से कट जाएगा। 5 से काटेंगे इसे 2 बार और 2 से 3 में भाग देंगे तो 1.5 आएगा। तो जो टोटल यूनिट खर्चा होगी या खपत होगी उसका मान होगा 1.5 यूनिट, जो कि पहले ऑप्शन में दिया गया है। इस सही जवाब है। अगला प्रश्न है 820 हर्ट्ज आवृत्ति वाले किसी ध्वनि तरंग का तरंगदैर्ध्य क्या होगा यदि उसकी गति किसी खास माध्यम में 420 मीटर पर सेकेंड है। तो फार्मूला होता है v बराबर an लेमडा। तो हमें लेमडा यानी तरंगदैर्ध्य ज्ञात करना है, तो लिखेंगे लेमडा बराबर v/n। v का मान दिया है 420 मीटर पर सेकंड, 420 मीटर पर सेकंड, और आवृत्ति का मान दिया है 820 मीटर पर सेकंड। इससे इसे काटेंगे और इससे जब भाग देंगे तो लगभग 5 बार जाएगा, वो भी आधा जाएगा, क्योंकि अगर हम 2 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 21 होगा। 2 से काटेंगे यहाँ हो जाएगा 21 और 2 से इसे काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 41। यानी 21 में अगर हम 41 का भाग दें तो दशमलव लिख के 0, यहाँ 5 बार जाएगा तो 5 और 20, फिर उतारेंगे आ जाएगा 15 नहीं 5 आएगा, इससे हासिल हो केवल 5 आएगा, फिर 0 उतारेंगे, यानी 0.5 मीटर जो होगा इसका सही जवाब होगा। तो 0.5 मीटर से कुछ ज़्यादा होगा, तो 0.52 मीटर जो होगा इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि श्री एक्स की ओर संकेत करते हुए सुश्री वाई ने कहा कि श्री एक्स की पत्नी सुश्री वाई के पिता की इकलौती बेटी है। तो सुश्री वाई श्री एक्स की कौन सी रिलेशन होगी यह हमें ज्ञात करना है। तो मान लीजिए यहाँ एक्स है, इसकी ओर संकेत करते हुए सुश्री वाई कहती है, सुश्री वाई यानी यह महिला है, श्री एक्स की पत्नी सुश्री वाई के पिता की इकलौती बेटी है। जो वाई के पिता होंगे यहाँ मान लीजिए इनकी इकलौती बेटी, यानी खुद वाई होगी इकलौती बेटी, और वह एक्स की पत्नी है। यहाँ से पढ़िए, श्री एक्स की पत्नी श्री वाई की पिता की इकलौती बेटी, यानी वाई के पिता की इकलौती बेटी खुद वाई होगी और यह एक्स की पत्नी होगी। यहीं पूछ रहा है कि एक्स का क्या रिलेशन है, तो वाई एक्स की पत्नी है। तो यह जो जवाब होगा वह तीसरे विकल्प में दिया गया है, पत्नी यानी वाइफ, इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
करा यदि ए प्लस 1/a बराबर 1 है तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान क्या होगा। तो इसका एक सिंपल फार्मूला है, अगर a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान पूछे तो पहले का क्यूब हो जाएगा -3a होगा। यह तो फार्मूला है, इसे आप याद कर सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 1 का क्यूब करेंगे 1 ही हो जाएगा, -3 a का मान 1 है, यहाँ रख देंगे। इसे हल करेंगे तो आ जाएगा -2 इसका सही जवाब होगा, जो कि दूसरे विकल्प में है। और इसे अगर हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे a प्लस 1/a, दूसरा तरीका से हल करेंगे, बराबर 1। तो इसको क्यूब कर देंगे और इसका भी क्यूब कर देंगे, तो इसका क्यूब करेंगे तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3 पहला गुणे दूसरा और फिर कोष्टक में a प्लस 1/a बराबर 1 का क्यूब करेंगे 1, यह से 1 यह कट गया, यहाँ 3 आया और इसका मान हमने यहाँ देखा है 1 है, तो इसमें गुणा करेंगे 1 बराबर 1। तो इसका मान जो होगा हमें ज्ञात करना है a क्यूब प्लस a/a क्यूब प्लस 3 में 1 का गुणा करेंगे आ जाएगा 3 प्लस 3 होगा। तो प्लस 3 को जब हम इस पार ले आएंगे तो 1 -3 हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 1 में से -3 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। तो इसका भी जवाब जो होगा वो दूसरा विकल्प है। यह हल दूसरे तरीके से किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 1/√5 है तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का मान पता करें। तो हम इसे आप लोगों को हल करके दिखाते हैं। जब इसे आप हल करेंगे तो जो tan थीटा होता है वो होता है लंब बटे आधार। तो जो आधार होगा वो 5 होगा, जो आधार होगा वो √5 होगा और लंब 1 होगा। जब हम पाइथागोरस का फार्मूला लगाएंगे तो जो कर्ण हो जाएगा वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, तो यहाँ हो जाएगा √6 कर्ण का मान। तो यह जो है इसे जो हम हल करे हैं, 1 मिनट यहाँ बना के आपको दिखाते हैं। कर्ण हो गया √6, आधार हो गया √5, लंब होगा 1। जब हम कोसेक थीटा का मान निकालेंगे तो कोसेक थीटा जो होता है वह होता है कर्ण बटे आधार लंब। तो कर्ण का मान जो है वो √6/1 इसका स्क्वायर कर देंगे। उसी प्रकार सेक थीटा लिखेंगे और सेक थीटा का मान हो जाएगा √6/5, क्योंकि कर्ण बटे आधार होता है, इसका स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर करेंगे यहाँ आ जाएगा 6। इसमें जब √6 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 6 और √5 का जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 5। और जब इसे हल करेंगे तो 5 का इसमें गुणा करेंगे आ जाएगा 30, 30 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 24 और 24/5। तो इसका जो मान होगा वह 24/5 होगा, जो कि चौथे विकल्प में दिखाया गया है। यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि 9 मई 2012 को शनिवार था तो 1 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन होगा। तो इसे आप 2 तरीके से हल कर सकते हैं। या तो इसका पूरा दिन निकालिए यह सही समय पे है कि नहीं, उसके बाद इसका समय निकाल के आप वह दिन फिक्स कर सकते हैं। या फिर यहाँ से आप सीधे 19 मई से सीधे 1 अप्रैल तक आएंगे। तो पहला तरीका बताते हैं। 19 अप्रैल जो है 19 मई 2012, तो 19 मई जो 2013 होगा 1 दिन बढ़ेगा। फिर 19 मई 2014 में भी 1 दिन बढ़ेगा, क्योंकि इसके बीच में कोई लीप ईयर्स नहीं है। तो जब 19 मई 2014 जो होगा
उस दिन हो जाएगा सोमवार, शनिवार था तो रविवार सोमवार हो जाएगा। और हमें ज्ञात करना है 1 अप्रैल का। हमने 19 मई का निकाला है तो 1 अप्रैल, तो 19 तो मई में दिन पीछे जाएंगे और 29 जो जाएंगे वो अप्रैल में पीछे जाएंगे, क्योंकि अप्रैल का महीना 30 होता है, उसमें 1 अप्रैल को ज्ञात करना है। तो 29 अप्रैल हम मतलब 29 दिन अप्रैल में हम पीछे जाएंगे। तो इसका जब हम 7 से भाग देंगे तो आ जाएगा 6, और सोमवार से 6 दिन पीछे जाएंगे तो आ जाएगा मंगलवार। और इसका जो जवाब होगा, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो मंगलवार होगा। एक तो तरीका यह है कि आप इस तरीके से हल कर सकते हैं, और एक दूसरा तरीका है इसे आप फार्मूले से हल करेंगे। जिससे हम लिखते हैं 19 मई, और मई का जो फार्मूला होता है, मई का जो कोड होता है वह 1 होता है, प्लस लास्ट का 2 डिजिट लिखेंगे 12। उसके बाद इसमें 4 से भाग देंगे, 3 पूर्णांक होता है। उसके बाद 2000 का जो कोड होता है वह 6 होता है। इसे 7 से भाग देंगे, जब 7 से भाग देंगे तो आ जाएगा 6, और 6 पे जो होता है वो शनिवार, क्योंकि 1 पे सोमवार होता है, 2 पे मंगल, 3 पे बुध, 4 पे बेफर, 5 पे शुक्र और 6 पे शनिवार। इससे जो दिया गया है 6 आया है शेष, और 6 शेष पे शनिवार होता है तो शनिवार का दिन दिया गया है। उसी प्रकार इसे हल करेंगे तो 1 तारीख लिखते हैं, अप्रैल का जो कोड होता है वह 6 होता है, लास्ट का 2 डिजिट लिखेंगे 14, इसमें 4 से भाग देंगे, पूर्णांक आ जाएगा 3, और कोड लिखते हैं 2000 के लिए 6। इससे जब भाग देंगे तो आ जाएगा 2। तो पहले पे तो सोमवार होता है, दूसरे पे मंगलवार होता है, यानी जो दो शेष आया यानी मंगलवार होगा। तो इसका सही जवाब जो होगा वो मंगलवार होगा। आप दोनों तरीक़ों से इसे हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दूसरे समूह के तत्व को अल्कैलिक धातु कहा जाता है। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। पहला जो दिया गया है कि दूसरे समूह के तत्वों को अल्कैलिक धातु कहा जाता है, यह तो गलत है। दूसरा कह रहा है, जो पहला यह गलत है। दूसरा कह रहा है पहले समूह धातु को क्षारीय धातु कहते हैं, यह भी गलत है। और जो तीसरा है कि 17वें समूह को हाइड्रोजन कहा जाता है, तो यह सही है, क्योंकि जो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन जो समूह है उसे हम हाइड्रोजन तत्व कहते हैं। यह सही जवाब है, यानी इसका सही जवाब जो होगा वह केवल सी होगा, जो कि तीसरे विकल्प में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कच्चीगुड़ा रेलवे स्टेशन भारत का सर्वप्रथम ऊर्जा सक्षम ए वर्ग का रेलवे स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा तेलंगाना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि खाली जगह दिया गया है, कह रहा है कोशिका विभाजन से संबंधित है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो साइटोकाइनिन, जो साइटोकाइनिन होता है वो कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक भिन्न को जब 7/3 में जोड़ा जाता है तो उत्तर 4 आता है, तो भिन्न का मूल्य क्या है। तो हम मान लीजिए यक्स मान लीजिए, उसमें 3/7 7/3 जोड़ते हैं तो आएगा 4। तो हम यक्स का मान ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा 4 माइनस 7/3। तो इसे भाग देंगे, 4 तिहाई 12, 12 में से 7 जाएगा तो आ जाएगा 5/3। इसे भाग देंगे तो 1 सही 2/3 यह आ जाएगा, और यही इसका सही जवाब है, जो कि चौथे विकल्प में दिखाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक कार 45 मिनट में एक मंजिल पर पहुंचती है, पहुंचने के लिए 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। 36 मिनट में मंजिल पर पहुंचने के लिए इसकी गति क्या होनी चाहिए। तो इसे हल करेंगे तो जो चाल होता है वह दूरी बटे समय होता है। तो हमें जो दूरी दिखाया गया वह निश्चित है, क्योंकि एक निश्चित दूरी पर जा रहा है, एक निश्चित अपनी मंजिल पर पहुंचने, तो होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय।
तो चाल दिया गया है 65 और समय दिया गया है 45 मिनट। अगर हम इसे घंटा में भी बनाना चाहे तो 60 से भाग दे देंगे। और दूसरे में है 36, इसे भी घंटा में बनाने के लिए 60 से भाग देंगे और इसकी हमें चाल ज्ञात करनी है। तो यक्स लिखेंगे, 60 से 60 कट जाएगा। 36 को इस साइड लिखेंगे नीचे, 9 से काटेंगे 4 बार, 9 से काटेंगे 5 बार, 5 से गुणा करेंगे, 5 पचे 25, 5 छक 30 और 2 32। इसमें 4 से भाग देंगे, 4 8 32, फिर 4 1 का 4 बचा 1, फिर दशमलव लिख के 4 दूनी 8 और 4 पच्चे 20, यानी 81.25 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल होगी, जो कि चौथे विकल्प में दिखाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी घन के किसी किनारे का योग किसी वर्ग के परिमाप का दोगुना है। यदि घन के आयतन के मान का चौथाई भाग का संख्या में मान वर्ग के क्षेत्रफल के सांख्यिक मान के बराबर हो तो वर्ग की भुजा का मान क्या होगा, यह हमें ज्ञात करना। तो इसे आप लोगों को हल करके दिखाते हैं। तो इसे हल करेंगे। मान लीजिए घन को x मान ले रहे हैं, जो घन है यहाँ x मान ले रहे हैं, और जो वर्ग है इसे y मान ले रहे हैं। तो कह रहा है कि जो घन का किनारा है, घन का किनारा 12x होगा और जो y का होगा वह 4y होगा। उसके बाद कह रहा है कि घन के आयतन का मान के चौथाई का भाग वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इसका दोगुना है। पहले यहाँ पढ़िए शुरू में, किसी घन के किनारों का योग वर्ग के परिमाप का दोगुना है। तो हम लिखेंगे 12x बराबर, इसका परिमाप दोगुना है तो 4y गुणे 2 लिख देंगे। तो x का मान हम लिखेंगे, x का मान लिखेंगे यहाँ आ जाएगा 4y गुणे 2/12, इसे काटेंगे 6, यानी 4y/6 x का मान निकाले हैं। और दूसरे में कह रहा है, यहाँ से पढ़िए, घन का आयतन का मान चौथाई भाग की संख्या वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो जो घन का आयतन होता है वह x³ होता है, इसका जो चौथाई भाग है x³ का चौथाई भाग कह रहा है वर्ग के क्षेत्रफल, यानी y का जो वर्ग होता है, हमने y माना है उससे, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वह a², यानी y² लिखेंगे। तो हम x के जगह, हमसे यहाँ पूछा गया है y की भुजा ज्ञात करनी, यानी y का हम अगर मान निकालेंगे तो भुजा हो जाएगी y की। तो हम x के जगह पर जो मान निकाले थे पहले समीकरण से यही रखेंगे x के जगह पे। तो लिखेंगे 4y लिखते हैं, क्यूब ऊपर लिखेंगे, बटे 6 बराबर y²। जब हम इसे हल करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 8, और जब हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 36। जब हम इसे हल करेंगे तो हल करने के बाद जो मान आ जाएगा वही y का मान होगा, यानी y की भुजा होगी। इसे हल करने पर आ जाएगा 13.5 इकाई। तो आप इसे हल करके इसका उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुश्री y की ओर इशारा करते हुए श्रीमान x ने कहा कि इनके पिता की पत्नी की इकलौती बहन मेरी मौसी मामी, तो श्रीमती y के पति श्रीमान x से क्या संबंधित होगी। तो इसे हल करते हैं।
जो y है y की ओर इशारा करते हुए x ने कहा, तो y यहाँ लिखते हैं, यहाँ x लिखते हैं। कह रहा है y के जो पिता हैं, पिता ऊपर लिखते हैं, कि पत्नी यानी वाइफ की पत्नी की इकलौती बहन मेरी मौसी है, तो इनकी जो बहन होगी, बहन वह वाई की मौसी है। यहाँ से इंग्लिश में पढ़ेंगे जब कि मैटरनल आंट है, यानी यह मौसी है। तो यह पिता हैं और यह पत्नी है, वाई की माँ है और यह वाई के पिता है, और उनकी जो माता की बहन है वो यक्स की मौसी है। तो यानी जो यक्स होगा वह इनका बेटा होगा और यह इनकी बेटी है, वाई इनकी बेटी है और यक्स इनका बेटा है। यानी वाई और यक्स दोनों आपस में भाई और बहन हैं। तो जो बहन का पति है, यहाँ पर कह रहा है कि वाई के पति जो होंगे वह यक्स की क्या होंगे, तो यक्स के जीजा होंगे। और यही हमसे संबंध पूछा गया है कि बहन के पति को क्या कहते हैं, जीजा। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है, साला, जीजा, जेठ, देवर, नंदोई, यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़े और निर्णय करें कि प्रस्तुत वाक्यों में से कौन सा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। क्या विद्यार्थियों को मोबाइल फ़ोन का प्रयोग परीक्षा के कार्य निष्पादन को प्रभावित करता है। तो वक्तव्य दिया गया है कि इस वर्ष परीक्षा में अनुत्तीर्णता की संख्या अधिक है। तो इस कथन से इस वाक्य का कोई संबंध नहीं है, तो पहला गलत है। दूसरा कह रहा है मोबाइल फ़ोन से हानिकारक विकिरण उत्पन्न होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होते हैं। तो इस कथन में भी यह बात नहीं कही गई है, इस कथन को हम सत्य मानेंगे और इसमें यह दोनों बात नहीं कही गई है, यानी यह दोनों वाक्य गलत होंगे, यानी दोनों वाक्य अनुसरण नहीं करते हैं। इसका यही सही जवाब होगा। तो सही जवाब है जो कि चौथे ऑप्शन में दिया गया है। विकल्प का उत्तर देने के लिए न तो विकल्प 1 और न तो विकल्प 2 पर्याप्त है। अगला प्रश्न ग्राफ में दिया गया है। यहाँ कह रहा है प्रतिदिन की आय है जो सोमवार, मंगलवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार है। हमसे कहा गया है कि दिए गए ग्राफ के अनुसार उच्चतम कमाई कितनी हुई थी। तो सबसे ज़्यादा जो कमाई हुई है तो ग्राफ में देखेंगे तो थर्सडे देखेंगे तो 6.5 लगभग है, 6.5% मान लीजिए। यहाँ 6.50 नहीं 650 है। जो थर्सडे यानी बृहस्पतिवार का है वही सबसे ज़्यादा मान है 650। तो इसका सही जवाब जो होगा वह बृहस्पतिवार होगा कि सबसे उच्चतम कमाई जो हुई है वह बृहस्पतिवार को हुई है, थर्सडे को, जो कि तीसरा विकल्प में है इसका सही जवाब। अगला प्रश्न कह रहा है यदि यक्स की माँ वाई के पिता की इकलौती बेटी है तो वाई के पति का यक्स से क्या संबंधित है, यह हमें ज्ञात करना है। कह रहा है जो एक्स है, यक्स की माँ वाई के पिता की इकलौती बेटी है, यानी एक्स की जो माँ होगी वाई, यह अपने पिता की इकलौती बेटी होगी। तो स्वयं वाई होगी, क्योंकि इकलौती बेटी स्वयं वाई इकलौती ही बेटी है। तो कह रहा है वाई के पति, यहाँ पति लिख देंगे, वाई के पति, यह पत्नी है, यह पति हो जाएंगे, तो यक्स के फादर हो जाएंगे। हमसे पूछा है यक्स से क्या संबंधित हो, तो यक्स के पिता हो जाएंगे, जो कि दूसरे विकल्प में दर्शाया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन आघातवर्धनीयता नहीं है। आघातवर्धनीय मतलब होता है जिसे हम पीट कर चादर के रूप में फैला सके, उसे आघातवर्धनीय तत्व बोलते हैं। तो इसमें जो चौथा है ग्रेफाइट, ये इसका सही जवाब होगा, क्योंकि हम ग्रेफाइट को पीट कर चादर के रूप में फैला नहीं सकते। बाकी एल्युमिनियम को फैला सकते हैं, तांबे को फैला सकते हैं, चांदी को भी
पीटकर हम फैला सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक समषष्ठभुज और एक समद्विबाहुभुज के अंतःकोण का अनुपात क्या होगा। तो इसे हल करेंगे। कह रहा है षष्ठभुज यानी n का मान जो होगा वह 6 भुजा होगा। तो जो हम इसका इंटरनल निकालेंगे कोण, तो 360/6 काटेंगे, आ जाएगा 1 6 के 36 60 डिग्री। तो जब एक्सटर्नल यानी y कोण निकालेंगे तो 180 में से हम 60 घटा देंगे, यानी आ जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। और अगला देखते हैं। अगला कह रहा है समद्विबाहुभुज यानी n का मान जो होगा, यानी कोणों की संख्या 12 है, n का मान 12 हो जाएगा, क्योंकि ये जो कह रहा है 10 + 2 यानी 10 2 12 भुज हो जाएंगे। तो इसका इंटरनल निकालेंगे, एक्सटर्नल जो होगा वो 360/12। जब इसे काटेंगे तो आ जाएगा 12 × 36 30 डिग्री हो जाएगा। तो एक का इंटरनल निकालेंगे तो 180 में से हम 30 डिग्री घटा देंगे तो आ जाएगा 150। यहाँ आया है 120, यहाँ आया है 150। इन्हीं का अनुपात ज्ञात करना है, 120/150। तो हम 3 से काटेंगे इसे 4 बार और 3 से इसे काटेंगे 5 बार। तो यही जो अनुपात होगा वही हमें ज्ञात करना है कि आंतरिक कोणों का अनुपात क्या है। तो 4:5, जो कि पहले विकल्प में दिखाया गया है। अगला प्रश्न है कि नेत्रहीनों के लिए भारत में स्पर्श करे और महसूस करे नामक एक सर्वप्रथम बगीचे की शुरुआत केरल विधानसभा के स्पीकर पी श्री रामाकृष्णन द्वारा केरल के नेहीपल्लम के निम्नलिखित में से किस कैंपस में की गई थी। तो इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा कैलीकट विश्वविद्यालय कैंपस में। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस रॉकेट वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्हें अंतरिक्ष विभाग का सचिव और आंतरिक आयोग के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो यह पुराना करंट है, उस समय के सिवान इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज से 90 रुपये अधिक है। तो मूलधन ज्ञात करना है, तो हम पहले रेट निकालेंगे। रेट इसका है 8 × 3 यानी 24। इसका गुणा करेंगे 9 में 2 का गुणा करेंगे, आ जाएगा 18। कितना अधिक है, तो 6 अधिक है, लेकिन कह रहा है हमसे 90 रुपये अधिक है। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे। 1 यूनिट बराबर 90/6। तो कोई भी धन अपने आप में 100% होता है, तो हम 100% से गुणा कर देंगे। तो जब हम इसे गुणा करेंगे 6 से काटेंगे 15 बार, क्योंकि 15 × 6 = 90 होता है। तो 15 × 100 करेंगे तो आ जाएगा 1500। तो इसका जो मूलधन है वह 1500 है, जो कि दूसरे विकल्प में दिखाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूएस इतिहास का एकमात्र राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने आज तक 2 बार गैर निरंतर अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो ग्रोवर क्लीवलैंड होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि की पिच किस चीज़ पर निर्भर करती है। जो पिच होती है वो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है, जो कि दूसरा विकल्प सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक अपरिमेय है। अपरिमेय मतलब अंडर रूट से बाहर अगर हम निकालना चाहे, जिससे ए अंडर रूट से बाहर नहीं आएगा, तो उसे हम अपरिमेय कहेंगे। तो अपरिमेय जो है वो पहला ही विकल्प है, इससे हम अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। इसका गुणनखंड भी अगर करेंगे, मान लीजिए हम आप लोगों को करके दिखाते हैं। 5 से काटेंगे 5 × 3 = 15 बचा 3,
5 छक 30, 50 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 सते 35, 5 तिहाई 15। और जो यह है 73, इस 73 का केवल एक ही बार गुणनखंड होगा, इसका जोड़ा बनेगा नहीं। तो जो भी हम अगर वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो एक एक जोड़ा बनाते हैं, तो 5 का तो जोड़ा बना गया, लेकिन 73 का नहीं बना, तो 73 अंडर रूट में ही रहेगा, इसीलिए यह जो संख्या है वह अपरिमेय है। तो पहला ही जो ऑप्शन दिखाया गया है वह एक अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि न्यूलैंड की तालिका में खाली जगह दिया गया है कि हाइड्रोजन के साथ रख दिया गया था। तो कोबाल्ट और निकिल जो थे उन्हें हाइड्रोजन के साथ न्यूलैंड ने रख दिया था, और यही उनकी सबसे बड़ी कमी थी। कोबाल्ट और निकिल को हाइड्रोजन तत्व के साथ रखते हैं। और न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या थोरियम थी, अंतिम तत्व जो थी वह थोरियम था, और यह थोरियम का परमाणु क्रमांक जो है 56 होता है, यानी उनके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। उनका परमाणु क्रमांक, उनका जो पीरियाडिक टेबल था वह 56 तक था, और इनका जो नियम लागू होता था वह क्रोमियम यानी 24 तक लागू होता था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को स्थिर अनुपात का नियम दिया था? स्थिर अनुपात का नियम दिया था किस वैज्ञानिक ने? तो इसका सही जवाब होगा वो जोसेफ प्राउस्टर ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि वही ग्राफ दिया गया है, लेकिन इसमें प्रश्न पूछा गया है कि दिए गए ग्राफ के आधार पर आमदनी में सबसे अधिक बीच में दिया गया है कि अंतर जो होगा वो सबसे अधिक किसका होगा। तो यहाँ देखेंगे ग्राफ में देखेंगे पहला सोमवार जो है यानी संडे है पहले, यानी रविवार 1 है, या रविवार जो है वह 100 है। जो मंगलवार है अरे सोमवार है मंडे, वह 500 है। तो संडे और मंडे के बीच का जो अंतर है वह 400 है। मंडे और ट्यूसडे यानी सोमवार और मंगलवार का अंतर जो है, मंडे और ट्यूसडे का जो अंतर है यहाँ 500 है, यहाँ 300, यानी अंतर 200। और उसके बाद जो है ट्यूसडे और वेडनेसडे यानी मंगलवार और बुधवार का जो अंतर है 300 और 600, यानी ट्यूसडे और वेडनेसडे का अंतर 300। और वेडनेसडे और थर्सडे, यहाँ वेडनेसडे 600 और 650, यानी वेडनेसडे और थर्सडे का जो अंतर है वो 50 है। थर्सडे और फ्राइडे में देखेंगे, थर्सडे यहाँ 650 और यहाँ 300, तो हो जाएगा 350 अंतर थर्सडे का और फ्राइडे का। फ्राइडे और सैटरडे इसका भी अंतर, फ्राइडे एंड सैटरडे का अंतर 50 होगा। तो सबसे ज़्यादा जो अंतर है वह संडे और मंडे यानी रविवार और सोमवार का सबसे ज़्यादा अंतर है, और इसका जो सही जवाब होगा वह चौथे विकल्प में दिया गया है, रविवार और सोमवार इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक गोले को 1:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। बड़े हिस्से को एक शंकु में ढाला जाता है, इसकी ऊंचाई इसके आधार के त्रिज्या के बराबर है, और छोटे हिस्से को एक सिलेंडर में ढाला जाता है और इसकी ऊंचाई इसके आधार के त्रिज्या के बराबर है। तो शंकु के आधार की त्रिज्या सिलेंडर के ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, यह हमें बताना है। तो हम इसे आप लोगों को हल करके दिखाते हैं। इसे हल करेंगे तो लिखेंगे, यहाँ पहले एक बना देते हैं शंकु आप लोगों को। यह जो त्रिज्या है यह r है, और इसकी जो ऊंचाई है वो भी r है, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि ऊंचाई उसके आधार के त्रिज्या के बराबर होगी, यानी ऊंचाई भी r है और त्रिज्या भी r है। हम मान लीजिए दोनों r ही मान लें तो दोनों बराबर है। और यहाँ है एक सिलेंडर, तो इसकी जो ऊंचाई है उसे h मान ले रहे हैं, तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो भी h है, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि जो सिलेंडर की ऊंचाई है और त्रिज्या का आधार है
वो भी बराबर है, तो दोनों को एच मान ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि हमें दोनों एक की त्रिज्या, शंकु की जो है त्रिज्या और सिलेंडर के ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले लिखेंगे शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच को भी हमने आर ही लिखा है तो आर ही लिख देंगे, बटे बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर होता है तो आर को हम एच माने, एच का स्क्वायर गुणे एच। इसका जो आयतन है वह दिया गया है 3:1। यहाँ लिखिए 3:1 में विभाजित किया गया है। तो पाई से हम पाई काट देंगे, यह जो 3 जाएगा, यह जो 3 होगा वह नीचे आ जाएगा, यहाँ से 3 हट के नीचे आ जाएगा और यहाँ से यह ऊपर की ओर गुणा हो जाएगा, यानी यहाँ से हम हटाएंगे तो यहाँ गुणा हो जाएगा। तो आर का क्यूब लेंगे क्योंकि आर स्क्वायर प्लस आर है, तो आर क्यूब लिखेंगे। यहाँ एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है तो इसका भी क्यूब लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा 9/1। जब हम लिखेंगे r/h तो यह हो जाएगा अंडर रूट में, अंडर रूट का करड़ी पावर 3 लिखेंगे -1। तो r का जो होगा वह करड़ी 3 में हो जाएगा 9 और h का मान जो होगा वह 1 होगा। और यही हमें अनुपात पूछा गया था जो कि दूसरे विकल्प में दिखाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 5/7 में निम्नलिखित में से किस भिन्न को जोड़ने पर 1 प्राप्त होगा। तो इसे हम हल करेंगे। 5/7 है, इसमें मान लीजिए हम x जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1। x का मान निकालेंगे तो 1 - 5/7, 7 में हम इसमें गुणा करेंगे और 5 घटाएंगे तो 7 × 7 और 5/5 यहाँ 7 से इसमें गुणा करेंगे 7 आ जाएगा 2 और 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 2। 2/7 जो होगा इसका सही जवाब होगा। तो 2/7 देखेंगे ऑप्शन में, 2/7 तो है नहीं, लेकिन इसे हम अगर काटेंगे 3 से तो आ जाएगा 2 और 3 से काटेंगे 7, यानी यही जो अनुपात होगा वही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 15/68 को किसी छोटी संख्या, छोटी ऐसी कौन सी संख्या से विभाजित किया जाए कि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हम इसे 3 से पहले काटेंगे, तो 3 से काटेंगे 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, कटेगा नहीं, यानी पहला ऑप्शन गलत। दूसरा 5 से कटने का नियम, या तो 0 होना चाहिए अंतिम संख्या या तो 5 होना चाहिए। 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 बचेगा, 3 × 6 = 36, ये भी नहीं कटेगा। तो इसका सही जवाब जो होगा वह 2 होगा। 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 2 × 7 = 14, फिर 2 × 8 = 16 और 2 × 4 = 8। और यह इसका अगर हम देखेंगे यह किस चीज़ का गुणनखंड है, तो इसे हम गुणनखंड से हल करेंगे। किस चीज़ का वर्ग है हमें पता चल जाएगा। 2 से काटेंगे 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18, 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, 2 × 6 = 12। फिर 2 से काटेंगे तो 2 × 8 = 2 × 9 = 18 और 2 × 8 = 16। फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 49। 49 जो होता है वह 7 × 7, यानी एक तो हो जाएगा 7, इसका 2 जोड़ा लेंगे, 1 जोड़ा लेंगे और एक 2 का जोड़ा लेंगे, एक 2 का जोड़ा, तो 2 × 2 यानी 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 4 में 7 का गुणा करेंगे 28। यह किसका वर्गमूल वर्ग है 784, तो यह 28 का वर्ग है। तो इसका सही जवाब होगा वह चौथा विकल्प जो कि 2 है। अगला प्रश्न है 998। अगला प्रश्न है 9800 जूल ऊर्जा 80 किलोग्राम के भार को उठाने में खर्च की गई। पूछ रहा है कि ऊंचाई तक द्रव्यमान को कितनी ऊंचाई तक उठाया गया, ये हमसे पूछा गया कितनी ऊंचाई तक उठाया जाता है। खाली जगह दिया गया है तो हम लिखेंगे W बराबर होता है mg और h होता है। तो किया गया कार्य जो है वो 9800। m का मान दिया गया है 80 किलोग्राम। g का मान हम मान लेते हैं 10 और h
हमें ज्ञात करना है। तो यह दोनों नीचे आ जाएंगे 9800 के, 80 गुणे 100, अरे 80 गुणे 10 यहाँ से हटा के नीचे लिखेंगे। यह दो जो जीरो इससे कट गया, 8 से इसे काटेंगे, 8 एक का 8, बच्चा 1 हो जाएगा 18, 8 दूनी 16, बच्चा 4, 8 5 40, यानी 12.5 मीटर तक यह उठाया जाएगा। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा वह राइजोसोम होगा। अगला प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध अभिनेता अभिनेत्री जिन्होंने विभिन्न अंग्रेजी फिल्मों में मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शन के साथ काम किया, जिनका दिसंबर 2017 में निधन हो गया। तो इसका सही जवाब होगा शशि कपूर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य पर ध्यान दे तथा निर्णय ले कि वाक्य में दिए गए कौन से अनुमान निहित है। वाक्य है एक व्यक्ति ने कहा अभिमान पतन का कारण है। तो पहला अनुमान है जो गिरते हैं उनमें अभिमान होता है। ऐसी तो कोई बात कही नहीं गई है कि जो गिरते हैं वो अभिमान होता है, उसमें अभिमान होता है, यह गलत है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो गिरते हैं उनमें अभिमान ही हो, और इस वाक्य से भी नहीं पता चलता है कि जो गिरते हैं उसमें अभिमान होता है। लेकिन दूसरा कह रहा है अभिमान प्रतिकूल हो सकता है। तो दूसरा तो दिया गया क्योंकि अभिमान के कारण पतन होता है, यानी विपरीत दिशा में जाता है अभिमान लेके हमें। तो जो दूसरा विकल्प है वो सही है, दूसरा अनुमान इसका फॉलो करता है। तो यहाँ जो दिया गया है केवल 2 अनुमान निहित है, इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए आरेख में त्रिकोण उन लोगों को दर्शाता है जिसके पास कार है, वर्ग उन लोगों को प्रतिनिधित्व करता है जिसके पास घर है, और वृत्त उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिनके पास सोना है। तो हमसे पूछा गया है कि ऐसे लोग जिनके पास न तो कार है और न ही जिनके पास कार है और सोना है परंतु घर नहीं है। तो हमें जो घर दर्शाया गया था, जो वर्ग, जो यह वर्ग है वो हमें घर दर्शाया गया था और इसके लिए हमें मना किया परंतु घर नहीं। तो हम वर्ग को पूरी तरह से नहीं देखेंगे क्योंकि हमें इसके लिए मना कर दिया गया है। तो हमसे कह रहा है ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास कार और सोना है। तो कार और सोना जो है वह चौथे लोग, मतलब ये जो रोमन अंक में 4 लिखा गया है, इनके पास कार और सोना है। तो इसका सही जवाब है जो कि तीसरे विकल्प में दिखाया गया है, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव कौन थे। तो इसका सही जवाब होगा वो साइनोबैक्टीरिया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दिए गए तर्क पर विचार करें और तय करें कि दी गई मान्यताओं में कौन सी निहित है। कह रहा है कि शहर यक्स के लोग बजाज के बजाय होंडा मोटरसाइकिल खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि होंडा कंपनी जापानी तकनीकी का उपयोग करती है। मान्यता है यदि बजाज जापानी तकनीकी का इस्तेमाल करते तो इसकी बिक्री भी होंडा कंपनी के समान होगी। तो यह तो हम कह नहीं सकते क्योंकि अगर वह बजाज की कंपनी जापान तकनीकी का इस्तेमाल करे तो इसकी बिक्री होंडा कंपनी के समान होगी, ऐसा कोई कथन में नहीं कहा गया है। तो पहला जो होगा वह गलत होगा। दूसरा कह रहा है शहर यक्स के लोग मोटरसाइकिलों की तुलना में जापानी तकनीकी मोटरसाइकिल पसंद किए जाते हैं। तो यहाँ तो कह रहा है जो कथन में है कि बजाज के बजाय होंडा मोटरसाइकिल खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि यह जापानी तकनीकी का उपयोग करते हैं। तो यह जो दूसरा मान्यता है वह सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा केवल मान्यता 2 अनुसरण करता है। तो यह जो चौथे ऑप्शन में दिया गया है केवल मान्यता 2 निहित है, इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न है 60 का 18% खाली जगह दिया गया है कि 54% के बराबर होगा। तो हम इसे हल करेंगे। 60 का 18% परसेंटेज के नीचे 100 लिखेंगे, यक्स लिखेंगे, यक्स का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ जो खाली जगह वहाँ हम यक्स माने हैं, तो 54% के बराबर होगा। ये अब 100 इस 100 से कट गया। 18 से काटेंगे 3 बार, 3 से इसे काटेंगे 20 बार, यानी यक्स का मान जो होगा वो 20 होगा और इसका सही जवाब भी 20 ही होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि इस पारदर्शी शीट को बिंदीदार रेखाओं पर मोड़ा जाता है तो ऐसा बनने वाला चित्र कौन सा होगा। यह जो बिंदी टाइप दिखाया गया है बीच में, इससे अगर हम मोड़ देंगे तो एक तो यस इस तरह से और एक यस इस तरह से। जब हम इसे मोड़ेंगे तो यह यस कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, तो कुछ फिगर जो बनेगा कुछ 8 की तरह बनेगा और 8 जो है वो दूसरे विकल्प में दिखाया गया है जो इसका सही जवाब है, और बी वाला ऑप्शन है वो तीसरे विकल्प में दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है कि वक्तव्य दिया गया है कि सभी लाल पीले हैं, जितना भी लाल है सब पीला है। यह जो अंदर है उसे लाल लिखते हैं और जो ऊपर है वह पीला है। कह रहा है कुछ पीले हरे नहीं हैं, तो हरा यहाँ लिखते हैं, हरा। यह पीले वाले को नहीं काट रहा है। तो कह रहा है कुछ पीले लाल हैं, तो पीला वाला जो ये अंदर वाला हिस्सा है यह लाल है, यानी पहला निष्कर्ष फॉलो करता है। कह रहा है कि सभी पीले हरे हैं, तो पीला वाला हरे वाले को मना कर दिया, यानी दूसरा कथन जो है वह गलत है। तो इसका केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक आवास सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस में नोबल गैस को रखा गया है। तो 18वां समूह जो है उसमें हम नोबल गैस को रखे हैं। आवास सारणी में 18वां समूह में नोबल गैस रखा गया है, जो इसका सही जवाब होगा 18वां समूह। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है यदि अंजू हिंदी में 80 में से 68, गणित में 60 में से 46, विज्ञान में 90 में से 74 और अंग्रेजी में 45 में से 34 अंक प्राप्त करती है, तो उसे अधिकतम प्रतिशत अंक किस विषय में प्राप्त हुआ यह हमें ज्ञात करना है। तो इसे हम आप लोगों को हल करके दिखाते हैं। कह रहा है 80 में से 68 इसमें पाया हिंदी में, तो हम सीधा लिखते हैं हिंदी का प्रतिशत। हिंदी लिखेंगे 68 पाया 80 में से, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे, 5 से इसे काटेंगे, 20 से काटे हैं 5 बार, 20 से काटेंगे 4 बार, इससे काटेंगे 17 बार, 4 से 68 को काटेंगे 17 बार, 17 में 5 का गुणा करेंगे आएगा 85%। हिंदी में 85% पाया है। दूसरा है गणित, गणित में जो है वह 46 पाया है 60 में, 100 से परसेंटेज के लिए गुणा करेंगे, 20 से काटेंगे 5 बार, 20 से काटेंगे 3 बार, इसका गुणा करेंगे 6 पचे 30, 6 5 चौक 20 और 3 23, 3 से भाग देंगे तो 3 सते 21, बचेगा 2, हो जाएगा 20, तो 3 छक 18, मतलब 76% के लगभग गणित में पाया है। विज्ञान में पाया है 74 नंबर 90 में, गुणा करेंगे 100 से परसेंटेज के लिए, 0 से 0 काटेंगे, 740 में 90 का भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, 9 8 72, बचेगा 2, हो जाएगा 20, फिर 9 दूना 18, लगभग 82%, लगभग 82 दशमलव कुछ परसेंट आएगा विज्ञान में। उसके बाद अंग्रेजी जो है उसमें पाया है 34, टोटल है 45 नंबर, गुणा करेंगे 100 से, 5 से काटेंगे 20 बार, 5 से काटेंगे 9 बार, तो इसका गुणा करेंगे 8 और 2
6, 2×3 6, मतलब 680 में अगर हम 9 का भाग देंगे तो 9 सते 63, बचेगा 5, हो जाएगा 50, 9 पचे 45, लगभग 75%। तो हमसे पूछा है सबसे अधिकतम प्रतिशत किस विषय में मिला है, तो हिंदी में सबसे ज़्यादा मिला है 85%। तो इसका सही जवाब जो होगा वह हिंदी होगा, जो कि दूसरे विकल्प में दिखाया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न का उत्तर कह रहा है, एक प्रश्न दिया गया है और इसके बाद 2 वक्तव्य दिए गए हैं। यह निर्णय ले कि दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए दिए गए कौन से वक्तव्य पर्याप्त हैं। दिया गया 2016 में यक्स ने 2014 के मुकाबले लाभ में प्रतिशत वृद्धि कितनी है। तो वक्तव्य दिया गया है कि 2014 में कंपनी का लाभ 1 लाख था, जो कि 2015 से अधिक है, 2015 से 10% अधिक है। तो हम 2016 से नहीं निकाल सकते, क्योंकि 2016 तो दिया गया नहीं है, हमें केवल दिया गया है कि 2015 से 10% अधिक लाभ है। लेकिन हमें ज्ञात करना है 2016 में कंपनी यक्स में 2014 के मुकाबले कितना अधिक अर्जित किया था। तो हमें तो यह नहीं ज्ञात कर सकते कि 2016 में कितना हमने अधिक अर्जित किया, बस केवल 2015 दिया गया है। लेकिन दूसरे में देखेंगे 2016 में कंपनी 2 लाख लाभ अर्जित किया, जो कि 2014 से 1 लाख अधिक है। यानी हम दूसरा जो विकल्प है इससे तो हम उत्तर निकाल सकते हैं, जो दूसरा वक्तव्य दिया गया है इससे हम उत्तर निकाल सकते हैं कि 2016 में 2014 के मुकाबले कितना अधिक लाभ हुआ। तो इसका सही जवाब होगा वो केवल विकल्प 2 होगा। तो जो चौथे ऑप्शन में दिया गया है 2 अकेला पर्याप्त है, जबकि 1 अकेला पर्याप्त नहीं है। अगला प्रश्न है कि दिया गया समस्या चित्र दिए गए उत्तर चित्र में से किसी एक में सन्निहित है, वह उत्तर चित्र कौन सा है। तो हमें यह फिगर दिखाई दे रहा है, जो इन चारों में से किस में सन्निहित है यही हमें ज्ञात करना है। तो दूसरा विकल्प देखेंगे इसमें सन्निहित है, तो इसका सही जवाब होगा वह ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, विकल्प बी। और विकल्प बी जो दिया गया है वो तीसरे में दिया गया है, जो इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। कह रहा है काली चूना बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करती है। तो चारों ऑप्शन दिए गए, एक स्केल चूना, दूसरा चूना पत्थर, तीसरा चाक पाउडर, चौथा चूने का क्लोराइड। तो इसका सही जवाब जो होगा वह स्केल का चूना होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हमें ज्ञात करना है कौन सा कथन सही है। तो इसका जो विकल्प दूसरा है वह सही है, क्योंकि डीएनए एक अणु में 2 सर्पिल सीढ़ियों की तरह एक दोहरे पेचेदार संरचना वाली 2 लंबे न्यूक्लियोटाइड रेसाओं से बनी होती है। यह सही है। और हमसे पूछा है कौन सा कथन सही है, तो दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यदि दी गई श्रृंखलाओं का दूसरा भाग उलट दिया जाता है तो बाएं से दाएं कितने अक्षर किसी अक्षर के बाद और किसी संख्या के आगे चले जाते हैं। तो हम इसे कह रहा है आधे जो दूसरा भाग है उसे उल्टा कर दें, तो हम पूरा जोड़ेंगे कितने टोटल संख्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, टोटल 20 संख्या है। तो 20 संख्या को हम आधे भाग से यहाँ से पलट देंगे। तो आधा भाग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यह जो 10 है यहाँ से हम उल्टा भाग कर देंगे। उसके बाद कह रहा है कि
कितने बाएं से दाएं, मतलब हमें इस साइड से जाना है, दाएं कितने अक्षर के बाद किसी संख्या के आगे चले जाते हैं। तो ऐसे कितने अक्षर हैं किसी संख्या के बाद और किसी अक्षर के बाद और किसी संख्या के आगे, अक्षर के बाद होना चाहिए और संख्या के आगे होना चाहिए। संख्या मान लीजिए 1 2 3 4 कुछ ऐसे हैं, उससे आगे होना चाहिए। तो हम देखेंगे यहाँ से पहले जाएंगे तो संख्या के आगे और अक्षर के बाद, संख्या के आगे और अक्षर के बाद हमें ज्ञात करना है। तो एक तो यह हो जाएगा संख्या के आगे है और अक्षर के बाद है ओ, और दूसरा जाएंगे तो यहाँ से शुरू, क्योंकि हमने यह आधे भाग को पलट दिया तो इधर से शुरू करेंगे। तो इधर से शुरू करेंगे तो एक तो यह हो जाएगा, यानी टोटल जो संख्याएं होंगी वह 2 होंगी, जो कि चौथे विकल्प में दिखाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AB 12 दिया गया है, 12 सेंटीमीटर है। कोण A के आंतरिक रूप से BC को D पर काटने के लिए समद्विभाजित किया जाता है। D दिया गया है 7 सेंटीमीटर, D और C दिया गया है 8.75 सेंटीमीटर। तो हमें AC की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम इसे हल करेंगे, बनाते हैं एक त्रिभुज। यहाँ A लिखते हैं, यहाँ B और यहाँ C, और कह रहा है AD जो काट रहे हैं B और C पर काट रहे हैं। तो हमसे दिया गया है AB 12 दिया गया है और B और D 7 दिया गया है। D और C यहाँ से जो दिया गया है 8.75 दिया गया। हमें AC का मान ज्ञात करना है। तो हम पहले इसका अनुपात निकालेंगे। तो हम इसे काटेंगे 7 से, 7 1 का 7, यहाँ 1 लिखते हैं, इसे 7 से काटेंगे। तो 7 1 का 7, इसे 7 से काटेंगे, 7 1 का 7, बचेगा 1, हो जाएगा 14, 7 दूनी 14, यहाँ हो जाएगा 17, बचेगा 3, 7 बचे 35, यानी 1:1.25 हो जाएगा इसका अनुपात। तो यह जो होगा वह इसके अनुपात के बराबर होते। 1 का मान दिया गया है 12, 1 का जो अनुपात है वो 12 के संबंध है। तो हमें 1.25 का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो 1 का मान दिया गया है 12, तो 1.25 गुणे करेंगे 12, क्योंकि हमें 12 का अनुपात निकालेंगे यहाँ पर। तो इसे गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15। तो यहाँ जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसका मान हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, और यही हमें ज्ञात करना था जो कि दूसरे विकल्प में दिखाया गया है। ये इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 20 सही 3/26 लंबी स्टील की एक छड़ को एक 56 सही 1/5 लंबी छड़ काट दी गई। बचे हुए छड़ की लंबाई कितनी होगी? हिंदी पर पढ़ने पर कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यह बड़ा भाग है और छोटा भाग है। लेकिन अब अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 56 सही 1/5 से इतना भाग काटा जा रहा है, तो इतना भाग हम घटा देंगे। 20 सही 3/26, तो हम इसे घटाएंगे। पहले 20 में से 56 में से 20 घटाएंगे तो आ जाएगा 36। यह 56, यह 20 है, इसमें घटाएंगे आएगा 36। 1/5 में माइनस करेंगे 3/26, जब इसे घटाएंगे तो आ जाएगा 11/130। इसे हल करने पर तो इस सही जवाब जो होगा वह 36 सही 11/130 इसका सही जवाब होगा, जो कि दूसरे विकल्प में दिखाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है? तो रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे हम A से A और B मिलाकर अगर हम C और D बना दें तो कभी हम CD से AB नहीं बना पाएंगे। यही होता है रासायनिक अभिक्रिया कि एक वस्तु से अगर हम दूसरा वस्तु बना लें
तो दूसरे वस्तु से हम पहला वस्तु कभी नहीं बना पाएंगे। यही होता है रासायनिक अभिक्रिया। तो पहला तो दिया गया है कि बर्फ़ का पिघलना। बर्फ़ से अगर हम पानी बना देंगे पिघला कर, तो पानी से हम फिर भी बर्फ़ बना लेंगे। यानी पहला जो है पहला ऑप्शन वो गलत है, क्योंकि यह फिजिकल अभिक्रिया है, भौतिकी अभिक्रिया। दूसरा आयोडीन क्रिस्टल का उत्पादन, यह भी भौतिकी अभिक्रिया है। तीसरा है गीली कपड़ों का सूखना, जो हम कपड़ों को सुखा देंगे उसके बाद गीला भी कर सकते हैं। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है मक्खन का खट्टा होना, जब एक बार दूध से हम दही बना लेंगे तो दही से हम कभी दूध नहीं बना सकते। तो यही होगा वो रासायनिक अभिक्रिया होगा, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया कहता है एक बार जो प्रोडक्ट बन जाती है हम दूसरा उसे मूल रूप में नहीं प्राप्त कर सकते। तो चौथा जो विकल्प है इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि यहाँ प्रस्तुत तर्क कथन पर विचार करें और इस आधार पर बताएं कि नीचे दी गई पूर्ण धाराओं में से कौन इसमें अंतर्निहित है। तर्क है बंगाल की खाड़ी में दबाव के दौरान हवा सभी होल्डिंगों को उड़ा ले गई। तो इसकी पूर्ण धाराएं है हवा तेज थी। दूसरा पूर्ण धाराएं है होल्डिंग सही तरीके से नहीं लगाए थे। तो इसमें या तो एक हो सकता है कि हवा बहुत तेज हो, या तो दो हो सकता हो कि होल्डिंग सही तरीके से न लगाया गया हो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो इसका सही जवाब होगा या तो एक होगा या तो दो होगा। तो इसका सही जवाब जो चौथे विकल्प में दिखाया गया है, या तो धारणाएं एक होंगी या तो धारणाएं दो होंगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कुछ संख्या दी गई है के अनुरूप में प्रयोग करते हुए उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में शामिल नहीं है। यह जो चार ऑप्शन दिखाई दे गए हैं नीचे, इनमें से एक शामिल नहीं है। इस जो दिया गया है इससे हमें अनुक्रम का प्रयोग करना है। तो हम देखेंगे पहले ए और जी है। तो यहाँ देखेंगे ए जो है यहाँ लिखा गया है, ए दिखाई दे रहा है यहाँ। उसके बाद 1 2 3 तीन संख्या के बाद जी लिखा गया है। फिर दूसरा देखेंगे, दूसरा है एक और एन। एक देखेंगे यहाँ लिखा गया है, यहाँ पर देखिए एक लिखा गया। फिर 1 2 3 तीन के बाद एन, मतलब पहले ए उसके बीच में तीन संख्या है, फिर जी है। एक है उसमें तीन संख्या है, फिर एन है। फिर दूसरा देखेंगे 46। यहाँ देखेंगे 4 है, यहाँ दिखाई दे रहा है 4। 1 2 3 तीन संख्या, मतलब 4 के बाद तीन संख्या, उसके बाद 6 है। उसके बाद चौथा देखेंगे यन। यन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप लोगों को यन दिखाई दे रहा है यहाँ पर। उसके बाद एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, यानी यन के बाद चार संख्या है, उसके बाद एफ है। तो यह जो ऊपर वाले तीन है यह तो किसी रूप से समान है, लेकिन चौथा वाला जो है वह गलत है, यानी एन और एफ जो है यह शामिल नहीं है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वह गलत है। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग मूल अपरिमेय है। अपरिमेय का मतलब हम लोग आप लोगों को अभी बताया है कि ए को अंडर रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता, यही अपरिमेय होगा। तो अपरिमेय जो है वो पहला ही है, क्योंकि यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है। बाकी तो यह तो जो होगा वह 54 का स्क्वायर होगा, यह जो है वह 67 का स्क्वायर है, और यह जो है वो 32 का स्क्वायर है। तो यह जो तीनों स्क्वायर है, जबकि पहला जो दिया गया है 7840 यह किसी का वर्गमूल नहीं है, यानी अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सकता, यही एक अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा बहुपरमाणविक है। तो इसका सही जवाब जो होगा वह सल्फर होगा। सल्फर एक बहुपरमाणविक तत्व है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। तो हमें सही या गलत बताना है। तो हम इसे हल करेंगे। तो कह रहा है कि पहला कथन है कि पवन के बहने के लिए पृथ्वी का चक्रीय
चक्रण जिम्मेदार है, यह तो गलत है क्योंकि पवन को बहने के लिए किसी पृथ्वी के चक्रण जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि कहीं वायु गर्म हो जाती है तो वो ऊपर उठ जाती है, तो जो अगल बगल की ठंडी वायु है वो उसे घेरने के लिए उस जगह पे आती है, तो चक्रण तो जिम्मेदार नहीं है, यानी पहला गलत है। दूसरा कह रहा है कि एक ईंधन को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है यदि इसके दहन के उत्पाद में गैर विषैले होते हैं। इसके दहन के उत्पाद में गैर विषैले होते हैं, यानी गैर मतलब मना किया गया है, जो विषैले नहीं है वह पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है, यानी सही है। अगर हम कोई ऐसी वस्तु जलाएं जो विषैला नहीं है यानी गैर विषैले हैं तो वह पर्यावरण के अनुकूल माना जाएगा, यानी यह दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है कोयला O2H2 को आधा मुक्त कार्बन यौगिक के एक जटिल मिश्रण है। कोयले में एक छोटी मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर मौजूद है, यह तो गलत है क्योंकि जो कोयला होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है, सल्फर के यौगिक मौजूद नहीं होते, तो यह तीसरा गलत है। तो इसमें केवल जो बी है वह सही है, बाकी ए और सी गलत है। तो इसका सही जवाब जो होगा वह तीसरे विकल्प में दिखाया गया है, केवल बी सही है, ए और सी गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यह प्रश्न ध्यान से पढ़िए क्योंकि हमसे असत्य पूछा गया है। पहला कह रहा है पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति दोनों द्रव्यमान m1 m2 जो कि एक दूसरे से r दूरी पर है, इनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात 1:1 है। यह तो सही होगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात का फार्मूला अगर हम लगाएंगे तो 1:1 के अनुपात में आ जाएगा। पहला तो सही है। दूसरा कह रहा है न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग किलोग्राम जी के सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियतांक की SI इकाई है। तो जो जी का मान होता है वो अगर हम ज्ञात करें तो फार्मूला पहले लिखते हैं आपको, F बराबर G m1 m2 बटे r²। अगर हम इसका मान निकालना चाहे G का तो लिखेंगे G, यह जो r है F की ओर जाएगा ऐसे और m1 m2 नीचे हो जाएंगे, तो G का नियतांक लिखेंगे F का होता है न्यूटन, और R लिखेंगे, R का होता है मीटर स्क्वायर बटे kg²। और हमसे यहाँ कह रहा है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे वर्ग किलोग्राम, यानी दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि सार्वभौमिक नियतांक, तीसरा देखेंगे, तीसरा कह रहा है कि जी के सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। यह तो गलत है। यह जो है गुरुत्वाकर्षण बीच के दूरी के नियतांक, यह जो कह रहा था तीसरा वाला विकल्प, जी के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, तो फार्मूला होता है G बराबर F r² बटे m1 m2²। यानी यह भी सही होगा, यह भी सही होगा। तो कौन सा असत्य है? तो इन चारों में से कोई भी असत्य नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दिए गए समीकरण के मान का पता लगाएं। तो इसे हम हल करेंगे। पहले 3 से 6 से काटेंगे इसे 6 बार, फिर 6 का 3 में गुणा करेंगे, आ जाएगा 18, माइनस में होगा 18, 18 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस के 12, और 12 में +5 जोड़ेंगे, यानी इसमें भी घटाएंगे, ये माइनस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, तो आ जाएगा -7। -7 जो है इसका सही जवाब है, जो कि चौथे विकल्प में दिखाया गया है। अगला प्रश्न है
कोइर बोर्ड का मुख्यालय किस भारतीय शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब जो होगा वह कोचीन हो जाएगा, जो कि तीसरा विकल्प है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दी गई तालिका 4 विषय पी, सी, बी और एम चारों छात्राओं में एक W, X, Y और Z द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 है। तो हमसे कह रहा है कि चारों छात्रों की अधिकतम और न्यूनतम प्रतिशत मिलाकर अंतर कितना है, यह हमें ज्ञात करना है। तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरे पद पहले पद से संबंधित है। कह रहा है बटर दूध से बनता है, तो तेल जो होता है वह सरसों के जो बीज होते हैं उससे बनता है। तो इसका सही जवाब जो होगा वह जो दिया गया है बीज, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न कह रहा है किसी 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोनों से 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा काट दिया गया। हर टुकड़े में एक कोण है, इसकी परिधि कितनी है और इस प्रकार बने अष्टकोण का क्षेत्रफल कितना है, यह हमें ज्ञात करना है। तो हम इस प्रश्न का हल करके आप लोगों को उत्तर दिखाते हैं। तो इसे हल करेंगे। मान लीजिए यहाँ बनाते हैं एक वर्ग। कह रहा है एक यह कोण काटे, एक यह कोण काटे, एक यह और एक यह। तो टोटल जो बनी है पहले परिधि ज्ञात करेंगे। तो यह 1 सेंटीमीटर है, यह भी 1 सेंटीमीटर। अगर हम कर्ण निकालना चाहे, पाइथागोरस का फार्मूला होता है, तो यह कर्ण होता है, यह आधार है, यह लंब। तो यह जो होगा वह हो जाएगा √2। इसी प्रकार यह भी हो जाएगा √2, इसी प्रकार यह भी हो जाएगा √2 और यह भी हो जाएगा √2। तो यहाँ से यहाँ तो 1 था और यहाँ से यहाँ भी 1 ही है। और यह जो टोटल थे यह टोटल 4 था। तो 1 इधर निकल गया, 1 इधर निकल गया, बीच का बचा 2 इधर बचेगा, 2 इधर बचेगा, 2 इधर बचेगा 2। तो परिमाप हो जाएगा 2 दूनी 4 और इस 2 को इस 2 से जोड़ेंगे, इस 2 को इस 2 से और इस 2 को, टोटल हो जाएगा 8 कि 2 चौका 8 होता है। प्लस √2 यहाँ होगा, एक किनारे पर √2 यहाँ, एक किनारे पर √2 इधर होगा, एक किनारे पर √2 इधर होगा, एक किनारे पर √2 इधर होगा, यानी 4√2। यह तो हो जाएगा परिधि। आप इससे भी हल दे, ये जो परिधि निकाले इससे भी आप हल कर सकते हैं कि इसका सही जवाब जो होगा वो पहला होगा। लेकिन आप इसका वर्ग का क्षेत्रफल भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है कि वर्ग का क्षेत्रफल A² होता है। तो यह जो टोटल भुजा थी वह 4 थी, तो 4 का स्क्वायर हम कर देंगे तो आ जाएगा 16। लेकिन उसमें से एक कोण यह निकला था, एक कोण यह निकला था, एक कोण यह और एक कोण, 4 कोण निकले थे। तो एक कोण का मान था, त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई भी 1 है, आधार भी 1 है। तो इसका भी मान निकालेंगे। तो 1 में 1 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1, यानी इस 1 का इस 1 में तीनों में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1/2। यह एक त्रिभुज का कोण है। हमें चारों त्रिभुज के कोणों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी 4 से हम इसमें गुणा करेंगे तो इससे काटेंगे आ जाएगा 2। तो जो चारों त्रिभुज हैं उसका क्षेत्रफल 2 आया है और टोटल जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल 16 है। तो 16 में से 2 घटा देंगे आ जाएगा 14 और 14 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो जो पहला ऑप्शन है वो इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है उस चित्र का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है।
तो हम समूह से संबंधित नहीं है वो ज्ञात करेंगे। तो हम पहले में देखेंगे जो अंदर की तरफ है, एक भुजा यह है, एक भुजा यह है, 2 3 4 और एक 5 भुजा जो है वह अंदर है, जबकि इसमें देखेंगे अंदर 4 भुजा है, इसमें भी अंदर 4 भुजा है और इसमें भी अंदर 4 भुजा है। यानी जो पहला विकल्प है वही संबंधित नहीं है। तो पहला जो विकल्प है वो चौथे ऑप्शन में दिखा गया है, ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि 24.2 किलोग्राम घी का मूल्य इतना है तो समान गुणवत्ता वाले इतने किलोग्राम के घी का मूल्य कितना होगा। तो इसे हम ज्ञात करेंगे। 24.2 का मान दिया गया है 12,525.92। तो हम एक का मान ज्ञात करने के लिए करेंगे 12 लिखेंगे 525.92 बटे 24.2 और इतने का गुणोत्तर ज्ञात करने के लिए इसका गुणा कर देंगे, ये 8.5। जब इसे हल करेंगे तो आ जाएगा 4399.60, इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है जब कोई स्थिर बस अचानक गतिशील होने लगती है तो बस में खड़े यात्री पीछे की ओर गिरने लगते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस स्थिति की व्याख्या करता है। तो जो जड़त्व का नियम होता है, जड़त्व का नियम कहता है स्थिति परिवर्तन का विरोध। तो कोई व्यक्ति अगर खड़ा है तो यह जो ऊपर का हिस्सा है, मान लीजिए यह कोई इंसान है अगर खड़ा है तो यह जो ऊपर की स्थिति है वो तो स्थिर ही है, लेकिन बस अचानक चल देती है तो नीचे की स्थिति गति में हो जाती है, तो अचानक यह पीछे की ओर गिर जाएगा, यानी झुक जाएगा या बैलेंस बिगड़ के गिर जाएगा। तो यह जो नियम होता है वो जड़त्व का नियम होता है। जो जड़त्व का नियम है वह गुरुत्वाकर्षण यानी न्यूटन के प्रथम नियम है। तो न्यूटन का प्रथम नियम जो है वह सही इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है कह रहा है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2592 और लाभ 8% है तो इसका क्रय मूल्य कितना है। तो कोई भी वस्तु होता है वो अपने आप में 100% होता है, उसमें 8% का लाभ जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 108 और इसका मान जो दिया गया है वो 2592 दिया गया है। तो हमें 100% ज्ञात करना है, क्योंकि कोई भी मूल्य होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो 2592 बटे 108 गुणे 100, जब इसे हल करेंगे तो आ जाएगा 2400 और 2400 इसका सही जवाब है जो कि चौथे विकल्प में है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एनथिंग बट खामोश दी शत्रुघ्न सिन्हा बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है। यह तो बायोग्राफी पुस्तक जिसने लिखी है उन लेखक का नाम बताना है। तो उस लेखक का नाम है भारती एस प्रधान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिए गए प्रश्न को पढ़े और निर्णय करें कि दिए गए वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य पर्याप्त है। दिया गया है एक्स वाई और जेड का औसत अंक 180 है, तो एक्स के अंक कितने हैं यह हमें ज्ञात करना है। तो वक्तव्य दिया गया है वाई और जेड एक साथ 50 अंक प्राप्त करते हैं। दूसरा कह रहा है एक्स और जेड एक साथ 60 अंक प्राप्त करते हैं। तो हम 1 और 2 दोनों से मिलाकर एक्स का कितना अंक प्राप्त किया है यह ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा 1 और 2। तो इसका सही जवाब है 1 और 2 एक साथ पर्याप्त है। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए चित्र श्रृंखला को आगे आएगा। यहाँ पहले दिया गया है 4 त्रिभुज दिया गया है या 4 मान लीजिए तीर दिया गया है किसी का निशान।
इसमें 3 दिया गया है, यह 3 कलर किया गया है, इसमें 2 दिया गया है। अब जो 2 आएगा वह कलर किया हुआ आएगा कुछ इस प्रकार। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन जो है तीसरे विकल्प में 2 कलर किया हुआ, ये इसका सही जवाब होगा। और सी जो है वह दूसरे विकल्प में दिया गया है इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, भारत के 68वें गणराज्य दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका सही जवाब जो होगा वह शेख मोहम्मद बिन जावेद अल नहान थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए क्रम में प्रथम 16 अंकों का योग क्या है, यह हमें ज्ञात करना है। तो हम इस प्रश्न को हल करके आप लोगों को दिखाते हैं। पहला होगा 6, यहाँ श्रृंखला देखिए। दूसरा होगा 6.5, तीसरा होगा 7, चौथा होगा 7.5। तो इसका जो अंतर है वह 0.5 है। तो हम पहले यल का मान निकालेंगे। यल होता है अंतिम पद, यल का मान निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है एन ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो एन जो है वह दिया गया है 16 संख्याओं का, तो यहाँ लिखेंगे 16 - 1 और प्रथम पद दिया गया है 6 और सार्वंतर दिया गया है अंतर। डी का मान होता है अंतर यानी सार्वंतर, तो सबका अंतर दिया गया है 0.5। 0.5 यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6 + 15 में गुणा करेंगे 0.5 आ जाएगा 7.5। जब 7.5 6 में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 13.5। यह तो यल का मान है, यल का मान हमने ज्ञात कर लिया 13.5। तो अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप होता है सम हमें ज्ञात करना है। ए का मान है 6, यल का मान हमने ज्ञात कर लिया 13.5 और सार्वंतर डी का मान है 0.5। तो हमें योग ज्ञात करना है। योग का फार्मूला होता है यस एन बराबर n/2 ए प्लस यल। ये जो है वह पहला पद है, यल जो है अंतिम पद है, एन जो है वह टोटल पदों का संख्या है। तो 16/2 करेंगे, यहाँ जोड़ेंगे 6 और यहाँ 13.5। यल का मान 13.5 है, ए का मान 6 है। जब हम इसे हल करेंगे तो आ जाएगा 156। इसे हल करने के बाद आएगा 156 जो इसका सही जवाब होगा। तो 156 जो है वह तीसरे विकल्प में दिखाया गया है, यह इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न कह रहा है किस देश ने वर्ष 2017 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में भारत को हराकर जीत हासिल की? तो इसका सही जवाब होगा इंग्लैंड। तो प्रश्न देखने के लिए धन्यवाद।